Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about living word. This is the first chapter of 11th of NCERT और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर जैसे उसका जो चैप्टर का नाम है क्या है लिविंग वर्ड, ठीक है। तो इसमें हम पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिविंग जो भी है वो कैसे डिफरेंस है नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स में क्या मतलब कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनसे हम आप लिविंग वर्ड लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म वो नॉन लिविंग से डिफरेंट है, ठीक है। ओके, दोनों में कैसा डिफरेंस है वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिविंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि लिविंग क्या होता है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेक्टेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच डिस्टिंग्विश दैन फ्रॉम नॉन लिविंग, ठीक है। ऐसी मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जिससे मतलब ऐसे कैरेक्टर लिविंग के जो जिससे हम किसी भी चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे हम अलग कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब ये आपको इसमें बताया गया है, ठीक है। लिविंग में इसमें क्या बताया गया है कि लिविंग जो भी कैरेक्टर है लिविंग वर्ड के जो भी कैरेक्टर है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी कैरेक्टर है वो नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंस है, ठीक है। तो उन दोनों में कैसे आप डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, जो लिविंग के कैरेक्टर है जिसके कारण जिससे आप उन्हें जान पाएंगे कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कौन कौन से कैरेक्टर इन्वॉल्व है वो किस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि लिविंग कैरेक्टर जो है सबसे पहले क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम देखें तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में होती है और किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जिससे कि आपका जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उससे उस बॉडी से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। हाँ, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से इसे क्लियर किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल। जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो दो या फिर तीन टाइप से रिप्रोड्यूस होता है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और एसेक्सुअल। अगर हम पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल की बात करें तो वो दो टाइप से होता है, जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लास्ट में जो आपने पढ़ा होगा वेजिटेटिव, वो किसमें होता है, मेनली किसमें होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, उसमें दो ही टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेट बाय इटसेल्फ। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं में मेनली आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो सकते, ठीक है। वो रिप्रोडक्शन क्या है, इट्स सेल्फ प्रोसेस है, मतलब सेल्फ कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ जब तक सेल्फ ही होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ये सेल्फ रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाते, ठीक है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। फिर देखिए, द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स टू सेंस देयर सराउंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरनमेंट इज स्टिमुलाई। इसमें हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो भी इन एनवायरनमेंट के अगेंस्ट मतलब रिस्पॉन्ड करे, जो भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स। क्या बोला मैंने कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अगर एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं कि कैसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को जान पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो वो क्या है, ग्रोथ, ठीक है। क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। फिर क्या है, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सेकंड पॉइंट है, इसको इससे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। थर्ड क्या है, रिप्रोडक्शन है, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ओके। फिर फोर्थ क्या है, कंसिस्टेंस, ठीक है। क्या है, कंसिस्टेंस।
तो कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो भी कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो 4 टाइप में होते हैं। कौन कौन सा? ग्रोथ, ठीक है। सेकंड कौन सा है? मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड क्या है? रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ क्या है? कंसिस्टेंस, ठीक है। तो ये 4 लिविंग कैरेक्टर हैं जिससे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को जान पाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं हम रिप्रोडक्शन के बारे में और बात करते हैं। इसमें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज अ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है, मान लिया कि वो नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, ठीक है, नॉन लिविंग में नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें नहीं हो सकता, ठीक है। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब जो भी चीज है वो सभी चीज में नहीं हो सकती। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकती। वो कोई भी एनिमल हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी प्लांट हो सकता है जिसमें कि जो ये वाली प्रोसेस है वो नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे देखिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर है, मतलब इसको आप अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, कि ऐसी प्रोसेस कि जो सभी ऑर्गेनिज्म में होती है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है। तो क्या है? रिप्रोडक्शन जो है वो नॉट डिफाइनिंग फीचर्स है। कैसे? अब उसको देखते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि जो काफी सारे और लिविंग, भले ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमने क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किसमें होती है? केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसमें होती है? केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, ठीक है। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, ठीक है। तो वही लिखा है कि देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि जो म्यूल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? म्यूल्स, जो कि हॉर्स और डोंकी के मतलब कंबाइन होने से बनते हैं, ठीक है। तो म्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करते, ठीक है। क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करते हैं, ठीक है, इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा? स्टेराइल वर्कर्स बी, जो आपने बीज पढ़े होंगे जिसमें कि क्या होती है? क्वीन होती है, ठीक है, ड्रोन होते हैं और वर्कर्स होते हैं। हमने क्या पढ़ा था? 3 टाइप की बीज होती हैं जिसमें कि मतलब उनके 3 टाइप के स्पीसीज में उनके बीज होते हैं जिसमें कि 3 उसमें कैरेक्टर होते हैं, जिसमें कि पहला क्या होता है? क्वीन होता है, दूसरा ड्रोन होता है और तीसरा क्या होता है? वर्कर्स भी, ठीक है। तो क्वीन हो गया और ड्रोन हो गया, ठीक है। क्वीन क्या है? फीमेल, ड्रोन क्या है? मेल, ठीक है। तो ये दोनों तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो वर्कर भी होते हैं जो कि पॉलिनेशन और हनी बी या फिर वैक्सी ग्लैंड उनमें प्रेजेंट होती है, वैक्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो वर्कर्स भी जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मतलब इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो फिर एक ये भी एग्जाम्पल हो गया जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करता, ठीक है। तो ये भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्या है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में नहीं हो रही, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा? म्यूल्स के बारे में, ओके। सेकंड कौन सा है? स्टेराइल वर्कर्स भी। एंड काफी सारे ह्यूमन बीइंग में ऐसे कपल्स होते हैं जिनमें की रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे कि कोई लेडी है, ठीक है, तो लेडी में उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसके कारण वो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो और मेल्स में भी काफी सारी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण मेल और फीमेल इनफर्टाइल रह जाते हैं, ठीक है, ओके। उनमें काफी सालों तक जो बेबी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो भी क्या हो जाता है? इनफर्टाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, लेकिन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो कि है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन क्या है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है या फिर रिप्रोडक्शन एक एग्जाम्पल जो है वो नॉट डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलाउ नहीं है, ठीक है, ओके। फिर देखते हैं सेकंड की बात करें। अब ये तो नॉट डिफाइनिंग फीचर हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है नॉट डिफाइनिंग फीचर्स है, इसको हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। सेकेंड क्या है? ग्रोथ, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इन अ मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो ग्रोथ की प्रोसेस होती है जिसमें कि काफी सारे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे क्या है? जैसे कि हायर प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही
इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। किसी मतलब मैंने क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर की बात हो रही ना, तो पहला हमने किसको डिस्कस किया, रिप्रोडक्शन को, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, जब किसी भी चीज का रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ग्रोथ भी इन्वॉल्व होती है ना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बाद क्या आता है, ग्रोथ। तो ग्रोथ जो होता है वो सभी भी प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में भी होता है, ठीक है, ओके। जिसके कारण कोई भी जो बेबी होता है वो क्या होता है, मेच्योर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन अ सरफेस, एग्जांपल माउंटेन्स, बिल्डर्स एंड सैंड माउंट्स। जैसे कि अभी इन्होंने ये भी बोला है कि हम तो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ करती हैं, ठीक है, ओके। नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं, कैसे, जैसे एग्जांपल देखिए, हमने एक जगह पे जो मतलब कचरा होता है वो सारा फेंकना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब फेंकना जब स्टार्ट कर दिया तो आसपास के एरिया के लोग भी उसमें कचरा फेंकने लगे उस एरिया पे, ठीक है। तो क्या हो गया, एक आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि वो कचरे का पूरा ढेर बन गया, ठीक है। तो पहले क्या था, उसमें तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, लेकिन अब वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक पहाड़ के रूप में हो गया, ठीक है। तो वही बोला गया है कि जो माउंटेन है ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। बोल्डर्स जो है वो भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है, और सैंड माउंट्स ये भी एक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रोथ करते ही, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें भी ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ग्रोथ होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में भी वो अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक नॉट डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है। तो हमने दूसरा भी प्रूव कर लिया, ठीक है। ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, वो भी नॉन लिविंग नॉट डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है। उसको भी पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि ये सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, ये प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन भी हो गया कि नॉट डिफाइनिंग फीचर्स है, फिर ग्रोथ भी हमने प्रूव कर लिया कि वो भी एक नॉट डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, the sum total of all the chemical reaction occur in our body is called as a metabolism। जैसे कि कोई सनलाइट आती है, तो सनलाइट जब किसी भी बॉडी पे पड़ती है तो उसके जो अंदर न्यूट्रिशन के कारण जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो कि मोस्टली क्या है, सभी बॉडी में होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस मेटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो किसमें होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में तो बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो नॉन लिविंग है ना, न्यूट्रिशन तो ले नहीं रहे हैं। तो जब न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, उनके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है, तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म तो नहीं होगा ना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इज अ केमिकल रिएक्शन। उसमें क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस होगी, और न्यूट्रिशन जब लेंगे किसी भी मतलब फूड के फॉर्म में, तो क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी केमिकल रिएक्शन के कारण, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें होती है, लिविंग थिंग्स में होती है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। तो वही बोला गया है कि नो नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non living, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी हमने क्या बात करी कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है, बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं, कैसे, जो भी टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं जिन्हें की मतलब ग्रोथ करवा लिया जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, लेकिन क्या है, उनका जो ग्रोथ होती है वो क्या होता है, वो बॉडी के बाहर होता है, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ठीक है। तो जो टेस्ट ट्यूब से बने हुए जो भी बेबी होते हैं वो क्या होता है, बॉडी के बाहर ही तो है, तब जो बॉडी के बाहर वो उनकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो भी बॉडी के बाहर ही हो रही है, ठीक है। उनकी जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बॉडी के बाहर हो रही है। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बॉडी के अंदर ही होती है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया कि बॉडी के बाहर भी हो सकती है, ओके। जो भी टेस्ट ट्यूब बेबी है वो बॉडी के बाहर ही उनका मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, हेंस व्हाइल मेटाबॉलिक आर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। तो ये बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है,
मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, ठीक है। नॉन लिविंग में क्या होता है, नहीं होती है, लेकिन हम उसे बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं। तो क्या है, ये एक डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है। मतलब ये क्या है, सभी में पॉसिबल है, ओके। हाँ, इसमें इसका जो मेन रूल है मेटाबॉलिक रिएक्शन का, मेन रूल क्या है कि वो बॉडी के अंदर ही हो रही है, होती है, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो बॉडी के अंदर भी होती है, बॉडी के बाहर भी होती है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर्स है, ओके। क्लियर हुआ, ठीक है। क्या है कि ये जो है, ये अपने सारे रूल को फॉलो कर रही है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, बॉडी के अंदर भी हो रही है, बॉडी के बाहर भी हो रही है। तो ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है। फिर देखिए, अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे कंसिस्टेंस की, ठीक है। इसमें मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या बताया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन एक डिफाइनिंग फीचर्स है। क्यों, मतलब क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं कर सकते कि ये एक एक्सेप्शन है, हो गई, ठीक है। लेकिन मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक कंफर्म है, मतलब कंफर्मली इसको प्रूफ कर दिया गया है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो कैसी है, एक डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, ओके। अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंस की। कंसिस्टेंस क्या होता है, इसमें देखिए, living organisms have the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environment stimuli which could be physically, chemically and biologically। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी उनका सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, और मतलब लिविंग में ह्यूमन बीइंग भी, एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, और प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर मतलब कि उनके अगेंस्ट क्या है, अपना रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि अगर कोई फिजिकल चेंजमेंट आए, जैसे कि विंटर आए, तो विंटर में क्या होगा, ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग हो गए या फिर एनिमल, अदर एनिमल्स हो गए, वो क्या हो गए, उनके अगेंस्ट, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट क्या है, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। उनके मतलब उनके अकॉर्डिंग चेंजमेंट कर लेते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। फिर देखिए, अगर समर सीजन आया तो उसके अकॉर्डिंग चेंजमेंट कर लेते हैं, ये क्या है, फिजिकल चेंजमेंट, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं फिजिकली, ठीक है। अब हम केमिकली की बात करें तो केमिकल में क्या है, केमिकल में फूड जैसे है कि मतलब जो जिस टाइम पे यूज करना है फूड एज अ केमिकल, तो वो क्या है, वो भी प्रॉपर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, केमिकल चेंजमेंट है, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। बायोलॉजिकल चेंजमेंट, बॉडी में जो भी चेंजमेंट आ रहा है बॉडी में, वो क्या है, वो भी अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, थ्री टाइप से चेंज, मतलब थ्री टाइप से रिस्पॉन्ड करता है कोई भी एनिमल हो या फिर मतलब प्लांट्स हो, ठीक है। तो फिजिकली एंड केमिकली एंड बायोलॉजिकली क्या है, रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। फिर देखिए, प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर एंड टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जो भी प्लांट्स हो गए, अभी तक तो हमने ह्यूमन बीइंग की या फिर एनिमल्स की बात करें तो वो तो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के अगेंस्ट। कैसे, कि लाइट हो गई तो लाइट कभी कभार मतलब ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है सनलाइट, तो वो क्या है, उसके अगेंस्ट वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, ओके। फिर वाटर उन्हें प्रॉपर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर वो भी मतलब उनका भी वो भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है। तो वो वाटर के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी, क्या एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ओके। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा या कम होगा तो भी उन प्लांट में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें, अदर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो प्लांट हो गए और एनिमल्स हो गए, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंसिस्टेंस की प्रोसेस को प्रूफ किया गया है कि जो कंसिस्टेंस की प्रोसेस है वो सभी ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है। तो ये भी एक क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि मतलब आपको जैसे क्वेश्चन आया कि जो मतलब लिविंग कैरेक्टर में जो भी एग्जांपल है, आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले किसको लगाएंगे, कंसिस्टेंस को, ठीक है। किसको लगाएंगे, कंसिस्टेंस को, ओके। तो अगर जैसे कि आपको चार ऑप्शन दिए, जिसमें कि क्या है, रिप्रोडक्शन भी दिया है ऑप्शन में, ग्रोथ भी दिया है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिया है या फिर मेटाबॉलिक दिया है, ठीक है। और फोर्थ क्या है, कंसिस्टेंस दिया है। तो आपको सबसे पहले अगर मतलब पूछा जाए कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, कंसिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंस ही मेनली प्रूफ हुआ है, ठीक है, ओके। फिर अगर कंसिस्टेंस ना हुआ, ठीक है, कंसिस्टेंस का ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है, ठीक है,
तो आप क्या लगाएंगे, मेटाबॉलिक, ठीक है, क्या लगाएंगे, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, मेटाबॉलिज्म भी दिया हुआ है, कंसिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो आपको टिक किस में लगाना है, कंसिस्टेंस पे, ठीक है। फिर अगर कंसिस्टेंस नहीं है ऑप्शन में तो किसको लगाएंगे, मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसी में और बात करेंगे, जो कंसिस्टेंस हमारा चल रहा था उसमें क्या है और पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन बीइंग है वो ही मतलब कंसिस्टेंस को फॉलो करता है, कैसे, who is aware of himself and it means has self consciousness, वो खुद को मतलब क्या है, सेल्फ कंसिस्टेंस कर सकता है, ठीक है, मतलब क्या किस चीज को वर्क प्रॉपरली करना है, ये सारे किसमें प्रॉपर्टीज होती हैं ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो यही बताएगा कि ह्यूमन जो है मतलब वो सेल्फ कंसिस्टेंस के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, जो कि खुद को कंसिस्टेंस करता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए, कंसिस्टेंस इज देयर फॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वही बताएगा कि कंसिस्टेंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर, ठीक है। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर्स है, तो आप वही बताएंगे कि जो भी मतलब अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो आपको किस में लगाना है, कंसिस्टेंस में लगाना है, और अगर कंसिस्टेंस नहीं है तो आप किस में लगाएंगे, मेटाबॉलिज्म में लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। उसमें देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट दिया, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, अपनी मतलब जो 12th की एनसीईआरटी है उसमें हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी एनिमल की या फिर प्लांट की जो वैल्यू है कि कितने मतलब कितनी वैल्यू में वो है, या फिर उनका नंबर काउंट करना कि वो कितने वैल्यू में कितने नंबर है उनके, ठीक है, इसके बारे में मतलब जानने को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उनकी जो वैल्यू होती है वो पूरा डेटा फॉर्म में रखा जाता है, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। अगर हम स्पीसीज की बात करें कि स्पीसीज में बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, ठीक है, तो स्पीसीज की बात करें पूरे अर्थ में, तो अर्थ में क्या है, अर्थ में अगर उनके पूरे रेंज की बात करें तो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक जो है स्पीसीज प्रेजेंट है, कहां पर, अर्थ में, ठीक है, ओके। फिर देखिए, सिस्टमैटिक देख लेते हैं, सिस्टमैटिक क्या होता है, इट इज अ स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम, कि किस तरीके मतलब इस चीज के बारे में स्टडी करना कि बायोडाइवर्सिटी में कितनी वैल्यू किस स्पीसीज की है, वो सारी चीजें इसमें हम देखते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टेमा व्हिच मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से कौन से ऑर्गेनिज्म को किस स्पीसीज को कौन सी एरिया में रखना है, ये सारी क्या है, एक सिस्टमैटिक किया जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में हमें कैसे मिला जानने को, एक सिस्टेमा जो वर्ड है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, इससे हमें पता चला कि किस तरीके से किस स्पीसीज को सिस्टमैटिक रखते हैं, ठीक है। फिर देखिए, Linnaeus uses the systema naturae on a little of Linnaeus is a scientist, जो कि इन्होंने क्या किया, एक इनकी जो बुक थी, क्या नाम था उसका, सिस्टेमा नेचुराe, ठीक है। तो उन्होंने मतलब जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है स्पीसीज का वो इन्होंने इस बुक में दिया, ठीक है, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुराe, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टेमा टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इन्होंने बताया सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है कि जो मतलब जो हमारा रिलेशन होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है, इसके बारे में इन्होंने सिस्टमैटिक में बताया, ठीक है। फिर देखिए, टर्म न्यू सिस्टमैटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जूलियन हक्सले, जो न्यू सिस्टमैटिक, अभी तक हमने सिस्टमैटिक की बात करी तो वो किसने दिया था, लिनियस ने, ठीक है। अब हम न्यू सिस्टमैटिक की बात करें, जो न्यू सिस्टमैटिक मतलब रूल जो था वो उन्होंने किसने दिया था, जूलियन हक्सले साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है जैसे कि जो न्यू सिस्टमैटिक का जो मतलब रूल है वो किसने दिया था, तो आप क्या बताएंगे, जूलियन हक्सले, ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन वही आ जाता है कि टर्म न्यू सिस्टमैटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, काफी सारे इसमें ऑप्शन दिए, जैसे कि लीनियस हो गया, जूलियन हक्सले हो गया, बैंथम एंड हुकर एंड एड्रिक कंडल, ठीक है।
तो ये सारे एग्जाम्पल है जिसमें क्या मतलब ये सारे ऑप्शन है जिसमें कि आपको कौन सा चूज करना है, जूलियन हक्सले। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि लीनियस होगा या फिर जूलियन हक्सले होगा, ठीक है। सिस्टमैटिक को किसने दिया, लीनियस ने, ठीक है। जबकि अगर न्यू सिस्टमैटिक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, जूलियन हक्सले, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर, किस तरीके से किसी भी स्पीसीज का एक डिफरेंट टाइप का मतलब नाम होता है। कोई स्पीसीज है उसको अलग रखा गया, ठीक है। फिशेज है उसको अलग रखा गया, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग है उसे अलग रखा गया, कोई अदर एनिमल्स है उसको अलग रखा गया। तो इस तरीके से सभी को अलग अलग क्लासिफाइड किया गया, ठीक है, कि किस कौन से स्पीसीज को किस पार्ट में रखना है, ये सारी चीजें इसमें दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी स्पीसीज को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। जैसे आप है तो आपका कोई नाम होता है, ठीक है। तो नाम होता है उसी तरीके से आपको सभी लोग जानते हैं। तो इसी तरीके से काफी सारे जो प्लांट होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं या फिर उनके और अदर स्पीसीज होती हैं उनको एक नाम दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं या फिर बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम बोलते हैं या फिर बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं, जिसके कारण उस स्पीसीज को पूरे वर्ल्ड में आप जान सकते हैं, ठीक है। क्या जान सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम पोटैटो बोलते हैं, मतलब पोटैटो को काफी सारी लैंग्वेज में इधर उधर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन उसका एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम बनाया गया है जिसके कारण उसे आप पूरे वर्ल्ड में उस नाम को अगर कहीं भी बोलेंगे तो लोग जान जाएंगे, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से किसी भी स्पीसीज को एक पर्टिकुलर कोई नाम दिया जाता है जिसके कारण वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, ठीक है, उस नाम से, जिसे हम बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं या फिर साइंटिफिक नेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, नॉमेनक्लेचर में क्या आता है कि किसी भी स्पीसीज को नाम देना, उसे क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर, जिसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, आइडेंटिफिकेशन। ये सारा किस में आता है, टैक्सोनॉमी, ठीक है। पहला क्या था, नॉमेनक्लेचर, दूसरा क्या है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्या है क्लासिफिकेशन, फोर्थ क्या है कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये 4 पार्ट है जिस तरीके जिससे किसी भी स्पीसीज को एक अलग रखा जा सकता है, ठीक है, एक अलग एरिया में रखा जा सकता है या फिर उसका एक पर्टिकुलर कोई नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। दूसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ऐसा कोई चीज देना उसको जिसके कारण वो एक आइडेंटिफाई हो सके सब जगह, उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टर है उन सब चीजों के बारे में उसके लिए मतलब उसको प्रॉपर देना, ठीक है, प्रॉपर आइडेंटिफाई कराना, तो उसका क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। पहला क्या होगा, नॉमेनक्लेचर, दूसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब तीसरी चीज डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, arrangement of animals and plant into convenient categories based on easily observable characteristic। ऐसे मतलब पहले हमने क्या किया, उसका हमने कोई भी स्पीसीज है उसको हमने पहले नाम दिया, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला गया, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। फिर उसमें ऐसे कैरेक्टर को पहचानना जिसके कारण वो आइडेंटिफाई होगा। तो जब उसके आइडेंटिफाई वाले कैरेक्टर को पहचानना है तो क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जिसके कारण वो पहचाना जा रहा है, ठीक है। अब हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लें कि क्लासिफिकेशन में वो कौन से स्पीसीज में आ रहा है, एनिमल में आ रहा है या प्लांट में आ रहा है या फिशरीज में आ रहा है, ये सारी चीजें में पहचाना, ठीक है। तो वो क्या है, एक क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसे, ठीक है, कि उसे कौन से पार्ट में रखा गया है, ठीक है। तो जिस पार्ट में रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैरेक्टराइजेशन। इसमें देखते हैं, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, the structure of cell, cytology and development process is embryology and ecological information is ecology of organism। जैसे कि अभी तक हमने स्मॉल उसके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, जिससे हम क्या बोल रहे थे, आइडेंटिफिकेशन, जिसके कारण वो आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये कैसा और स्पीसीज है, ये सारी चीजें क्या आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है। फिर क्या है, क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया हमने, उसके बाद हम कैरेक्टराइजेशन पढ़ेंगे। तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के
एक्सटर्नल फैक्टर मतलब एक्सटर्नल जो प्रॉपर्टीज है या फिर कैरेक्टर है उनके बारे में जानना कि एक्सटर्नल इसके फैक्टर क्या है या फिर कैरेक्टर क्या है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्या है, इंटरनली उसका कैरेक्टर क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो इंटरनली बॉडी के इंटरनल पार्ट में जो भी कैरेक्टर है उसके बारे में जानना, और एक्सटर्नल कैरेक्टर क्या है उसके बारे में जानना। ये सारे किसके अंदर में आता है, किसके अंदर में आता है, कैरेक्टराइजेशन के अंदर में, ठीक है। जिसमें कि हम देखते हैं कि कौन से मतलब उसके उसमें कितने सेल हैं, साइटोलॉजी के बेस पे उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी की उसमें जो मतलब किस तरीके से वो कैसा एनिमल है, ओवी पैरस है या विवी पैरस है, इस तरीके से क्या है एम्ब्रियोलॉजी करना कि कैसे उसके जो न्यू ऑर्गेनिज्म वो कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है इसके बारे में आइडेंटिफाई करना। ये सारे किसके अंडर में, कैरेक्टराइजेशन के अंडर में आता है, ठीक है। फिर देखिए कौन सी एरिया में वो रह रहा है उसे क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजिकल के बेस पे उसको डिवाइड करना, तो इसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टराइजेशन। तो ये किसी भी एनिमल को अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे या फिर उसे जानने की कोशिश करेंगे तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या है, नॉमेनक्लेचर, दूसरा क्या है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्या है क्लासिफिकेशन, चौथा क्या है कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो 4th पार्ट में आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, या फिर उसके बारे में जान पाएंगे, जिसके कारण उस पूरे 4 कैरेक्टर के कारण ही उसे पूरे वर्ड में जाना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस करी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टैक्सोनॉमी, ये जो कि इसी के मतलब ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है 4 पार्ट, ये इसी के अंदर में आता है टैक्सोनॉमी के बेस पे। लेकिन जो टैक्सोनॉमी की मेन डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो और एनसीईआरटी रीड करते रहिए, इसमें जो भी मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करिएगा ताकि आप जब रिवाइज करें तो वो आपको प्रॉपर मिल जाए, ठीक है। और फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। और टैक्सोनॉमी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।